नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना विवेक वर्मा और स्वागत है आपका वर्मा स्टोरीज में। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि इंसान के अहंकार और नियति के उस खेल की दास्तान है जो किसी को भी रुला सकती है। कहते हैं कि वक्त का पहिया जब घूमता है तो राजा को रंक और रंक को राजा बना देता है। लेकिन कभी कभी यह पहिया हमें उस सच्चाई के सामने लाकर खड़ा कर देता है जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती। दिल थाम कर बैठिएगा, क्योंकि आज की यह कहानी आपकी रूह को झकझोर कर रख देगी। शहर के सबसे पॉश इलाके में एक बहुत बड़ी और आलीशान कोठी थी। इस कोठी की मालकिन का नाम था माधवी देवी। माधवी देवी शहर की एक बहुत बड़ी और नामी उद्योगपति थीं। उनका रुतबा ऐसा था कि बड़े बड़े नेता और व्यापारी उनके सामने सिर झुकाकर खड़े रहते थे। लेकिन माधवी देवी जितनी अमीर थीं, उनके भीतर उतना ही ज्यादा अहंकार भरा हुआ था। उन्हें अपनी दौलत और अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। उनके लिए गरीब लोग सिर्फ और सिर्फ पैरों की धूल के समान थे। वह मानती थीं कि पैसे से दुनिया की हर चीज, हर इंसान और हर जज्बात को खरीदा जा सकता है। उसी माधवी देवी की कोठी में एक बुजुर्ग ड्राइवर काम किया करता था, जिसका नाम था रघुनाथ। रघुनाथ की उम्र करीब 55 साल रही होगी। उसके चेहरे पर झुर्रियां थीं और बाल सफेद हो चुके थे। वह एक बेहद सीधा, सच्चा और ईमानदार इंसान था। किस्मत की मार ने उसे इस उम्र में किसी की गुलामी करने पर मजबूर कर दिया था। रघुनाथ की एक 20 साल की बेटी थी, जिसका नाम रेवती था। रेवती बहुत होनहार थी और मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी। रघुनाथ की पत्नी का कई साल पहले एक गंभीर बीमारी के कारण निधन हो चुका था। अपनी पत्नी के इलाज में रघुनाथ का सब कुछ बिक गया था और अब वह अपनी बेटी के सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात एक कर रहा था। 15,000 रुपये की मामूली तनख्वाह में वह अपना घर भी चलाता था और बेटी की पढ़ाई का खर्च भी उठाता था। माधवी देवी रघुनाथ के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करती थीं। बात बात पर उसे गालियां देना, उसकी गरीबी का मजाक उड़ाना और उसे नीचा दिखाना माधवी की आदत बन चुकी थी। रघुनाथ चुपचाप सब कुछ सह लेता था, क्योंकि उसे अपनी बेटी के भविष्य की चिंता थी। वह जानता था कि अगर यह नौकरी छूट गई तो रेवती की पढ़ाई बीच में ही रुक जाएगी और उसका डॉक्टर बनने का सपना टूट जाएगा। एक दिन की बात है। मूसलाधार बारिश हो रही थी। माधवी देवी को किसी बहुत जरूरी मीटिंग के लिए जाना था। रघुनाथ बहुत सावधानी से गाड़ी चला रहा था, लेकिन सड़क पर पानी भरा होने के कारण एक जगह अचानक एक कुत्ता गाड़ी के सामने आ गया। कुत्ते को बचाने के चक्कर में रघुनाथ ने ब्रेक लगाया, लेकिन गाड़ी फिसल गई और सड़क के किनारे लगे एक लोहे के खंभे से हल्की सी टकरा गई। गाड़ी के बम्पर पर एक छोटा सा खरोंच आ गया। माधवी देवी गुस्से से आग बबूला हो गईं। वह गाड़ी से उतरी और बीच सड़क पर ही रघुनाथ पर चिल्लाने लगीं। अंधा है क्या तू? दिखाई नहीं देता? तुझे पता भी है इस गाड़ी की कीमत क्या है? तेरी पूरी जिंदगी की कमाई भी लग जाए ना, तो भी तू इस गाड़ी का एक टायर नहीं खरीद सकता। बेवकूफ, जाहिल इंसान। रघुनाथ डर के मारे कांपने लगा। उसने हाथ जोड़कर कहा, मालकिन, मुझे माफ कर दीजिए। वह बेजुबान जानवर अचानक सामने आ गया था। मेरी कोई गलती नहीं है, माधवी देवी ने तमतमाते हुए कहा। चुप कर। मेरी गाड़ी का नुकसान हुआ है और इसकी भरपाई तुझे करनी होगी। इस खरोंच को ठीक करवाने में 50,000 रुपए का खर्च आएगा। या तो कल सुबह तक 50,000 रुपए मेरे टेबल पर रख देना, या फिर जेल जाने के लिए तैयार रहना। रघुनाथ के पैरों तले जमीन खिसक गई। 50,000 रुपए! उसके लिए यह रकम किसी पहाड़ से कम नहीं थी। वह रोने लगा और माधवी के पैरों में गिर पड़ा। मालकिन, मैं एक गरीब इंसान हूं। मेरी बेटी की फीस भरने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं 50,000 रुपये कहाँ से लाऊंगा? मुझ पर रहम कीजिए मालकिन, मुझे पुलिस के हवाले मत कीजिए। मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। माधवी देवी ने घृणा से अपने पैर पीछे खींच लिए और एक बहुत ही खौफनाक और शर्मनाक शर्त रखी। ठीक है, मैं तुझे पुलिस के हवाले नहीं करूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर तेरे पास पैसे नहीं हैं तो तुझे इसकी कीमत अपनी इज्जत से चुकानी होगी। आज से पूरे 1 महीने तक हर रात तू मेरे कमरे में आकर मेरे पैरों की मालिश करेगा, एक नौकर की तरह मेरे पैरों में बैठकर। अगर तूने ऐसा किया तो मैं तेरा कर्जा माफ कर दूंगी। बोल, मंजूर है? रघुनाथ सन्न रह गया। एक बुजुर्ग पिता, जिसकी उम्र माधवी से कहीं ज्यादा थी, उसके लिए यह शर्त मौत से भी बदतर थी।
यह उसके आत्मसम्मान की सरेआम हत्या थी। लेकिन जब उसे अपनी बेटी रेवती का मासूम चेहरा याद आया तो उसने अपने स्वाभिमान का गला घोंट दिया। रघुनाथ ने आंसुओं से भरी आंखों से कहा, मुझे आपकी शर्त मंजूर है मालकिन, मैं आज रात से ही आ जाऊंगा। उस रात जब पूरी कोठी में सन्नाटा छा गया, रघुनाथ भारी कदमों से माधवी देवी के आलीशान कमरे की तरफ बढ़ा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। कमरे में माधवी देवी एक मखमली कुर्सी पर बैठी हुई थीं और चाय पी रही थीं। उन्होंने रघुनाथ को देखते ही घमंड से कहा, आ गया अपनी औकात पर, बैठ नीचे और शुरू कर अपना काम। रघुनाथ चुपचाप जमीन पर बैठ गया। उसके खुरदरे काम से घिसे हुए हाथों ने जब माधवी देवी के पैरों को छुआ तो माधवी के चेहरे पर एक अजीब सी जीत की मुस्कान आ गई। रघुनाथ धीरे धीरे पैरों को दबाने लगा। उसके आंसू टपक कर जमीन पर गिर रहे थे। वह मन ही मन भगवान से पूछ रहा था कि आखिर गरीबी की इतनी बड़ी सजा क्यों मिलती है। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। दिन भर रघुनाथ गाड़ी चलाता, गालियां सुनता और रात को उसी मालकिन के पैरों में बैठकर मालिश करता। माधवी उसे जानबूझकर ताने मारती, देख रघुनाथ, यही तेरी असली जगह है। तुम जैसे गरीब लोग सिर्फ अमीरों के पैरों की धूल साफ करने के लिए पैदा होते हैं। अपनी बेटी को डॉक्टर बनाने का जो ख्वाब तू देख रहा है ना, वह कभी पूरा नहीं होगा। गरीब का बच्चा गरीब ही रहता है। रघुनाथ चुपचाप सब सुनता रहता। वह बस इतना कहता, मालकिन, समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। भगवान हर किसी की मेहनत का फल जरूर देता है। करीब 15 दिन बीत चुके थे। एक शाम माधवी देवी के घर पर एक बहुत पुराने और नामी वकील हरिशंकर जी आए। हरिशंकर जी माधवी देवी के पुराने कानूनी सलाहकार थे। माधवी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया। वकील हरिशंकर जी ने अपनी फाइल से कुछ बहुत पुराने और पीले पड़ चुके कागज निकाले और कहा, माधवी बेटी, तुम्हें तो याद ही होगा कि तुम बचपन में वात्सल्य अनाथ आश्रम में पली बड़ी हो। तुमने कई बार मुझसे उस गुमनाम इंसान का पता लगाने को कहा था जिसने तुम्हारी पढ़ाई और तुम्हारे पालन पोषण का सारा खर्च उठाया था। वह इंसान जो हर महीने मनी ऑर्डर से पैसे भेजता था, जिसकी बदौलत तुम आज इतनी बड़ी मुकाम पर हो। माधवी की आंखें चमक उठीं। उसने कहा, हाँ अंकल, मैंने कितनी कोशिश की उस फरिश्ते को ढूंढने की। अगर वो नहीं होते तो मैं आज शहर की इतनी बड़ी मालकिन नहीं होती। क्या आपको उनका कुछ पता चला? हरिशंकर जी ने एक गहरी सांस ली और कहा, हाँ बेटी, 30 साल बाद आखिर मुझे वो रिकॉर्ड मिल गए हैं। आश्रम के पुराने रजिस्टर में उनका नाम और पूरा पता मिला है। ये देखो। माधवी ने कांपते हाथों से वह पुराना रजिस्टर लिया। उसमें एक नाम लिखा था, रघुनाथ विद्याधर। माधवी का माथा ठनका। रघुनाथ, यह तो उसके ड्राइवर का नाम है, लेकिन रघुनाथ तो एक बहुत आम नाम है। उसने आगे पढ़ना शुरू किया। रजिस्टर में उस व्यक्ति का पुराना पता और एक पुराना पहचान पत्र भी नत्थी था। जब माधवी ने उस पहचान पत्र पर लगी पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर को देखा तो उसके पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। वह कोई और नहीं बल्कि उसका गरीब ड्राइवर रघुनाथ ही था। माधवी के हाथ से फाइल छूटकर जमीन पर गिर गई। उसकी सांसें अटकने लगीं। उसने बदहवास होकर पूछा, अंकल, क्या यह सच है? यह रघुनाथ मेरा ड्राइवर है? हरिशंकर जी ने कहा, हाँ बेटी, मैंने पूरी छानबीन की है। 30 साल पहले रघुनाथ विद्याधर एक बहुत बड़े सरकारी स्कूल में हेडमास्टर हुआ करते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए वो अपनी तनख्वाह का आधा हिस्सा तुम्हारे अनाथ आश्रम में दान कर देते थे। उन्होंने ही तुम्हारी कॉलेज की फीस भरी थी। लेकिन किस्मत का खेल देखो बेटी, कुछ सालों बाद उनकी पत्नी बीमार पड़ गई। इलाज में उनका सारा पैसा खत्म हो गया, नौकरी छूट गई और अंत में उनकी पत्नी भी नहीं बची। अपनी एक छोटी सी बच्ची को पालने के लिए इस महान इंसान को दर दर की ठोकरें खानी पड़ी और आज यह मजबूरी में किसी की गाड़ियां चला रहा है। यह सब सुनकर माधवी को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सीने में खंजर घोंप दिया हो। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। उसकी आंखों के सामने वो सारे दृश्य घूमने लगे जब उसने रघुनाथ को गालियां दी थीं, उसे नीचा दिखाया था और सबसे भयानक, जब उसने उस महान इंसान को अपने पैरों में बिठाकर मालिश करवाई थी। वह इंसान जिसने अपना सब कुछ लुटाकर उसे इस लायक बनाया था कि वह आज इस कुर्सी पर बैठ सके, उसी इंसान को उसने अपने पैरों की धूल समझने की भूल कर दी थी। रात के 10 बज चुके थे। रघुनाथ हमेशा की तरह चुपचाप कमरे में दाखिल हुआ। उसने जमीन पर अपना आसन बिछाया और माधवी के पैरों की तरफ बढ़ा। आज मालिश की जरूरत नहीं है मालकिन,
रघुनाथ ने जमीन की तरफ देखते हुए धीरे से पूछा। अचानक माधवी अपनी कुर्सी से उठी और धड़ाम से रघुनाथ के पैरों में गिर पड़ी। वह फूट फूट कर रोने लगी। उसकी चीखों से पूरा कमरा गूंज उठा। रघुनाथ घबरा गया। वह पीछे हटते हुए बोला, अरे मालकिन, ये क्या कर रही हैं आप मालकिन हैं, मेरे पैरों में क्यों गिर रही हैं? उठिए। माधवी ने रघुनाथ के दोनों पैर कसकर पकड़ लिए और आंसुओं से उसके पैर धोते हुए कहा, मुझे माफ कर दीजिए बाबा, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अंधी हो गई थी। दौलत के नशे ने मुझे अंधा कर दिया था। जिस इंसान ने मुझे जिंदगी दी, मुझे पहचान दी, मैंने उसी इंसान को अपने पैरों में बिठा लिया। मैं कितनी नीच हूं, मैं कितनी पापी हूं। रघुनाथ कुछ समझ नहीं पा रहा था। मालकिन, आप यह क्या कह रही हैं? मैं तो बस आपका एक मामूली ड्राइवर हूं। माधवी ने रोते हुए वह पुराना रजिस्टर और पहचान पत्र रघुनाथ के सामने रख दिया। आप मामूली ड्राइवर नहीं हैं बाबा। आप वात्सल्य आश्रम के वो फरिश्ते हैं जिनकी वजह से आज माधवी देवी जिंदा है। आप मेरे वो पिता हैं जिन्होंने बिना मुझे जाने मेरी पूरी जिंदगी संवार दी। और मैंने आपके साथ क्या किया? रघुनाथ ने जब वह रजिस्टर देखा तो उसकी आंखों में भी 30 साल पुराने वो दिन ताजा हो गए। वह भी अपने आंसू नहीं रोक पाया। उसने अपने कांपते हाथों से माधवी को उठाया और उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, रो मत बेटी। एक पिता अपने बच्चों से कभी नाराज नहीं होता। मैंने जो भी किया वह इंसानियत के नाते किया था। मुझे इस बात की कोई शिकायत नहीं है। भगवान ने मुझे मेरी बेटी रेवती दी और आज मुझे मेरी दूसरी बेटी भी मिल गई। माधवी ने रघुनाथ को गले लगा लिया और घंटों रोती रही। उसका सारा अहंकार, सारा घमंड उन आंसुओं में बह चुका था। अगली सुबह जब कोठी के बाकी नौकर काम पर आए तो उन्होंने जो नजारा देखा उस पर उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। रघुनाथ कोठी के सबसे बड़े सोफे पर बैठा हुआ था और शहर की सबसे अमीर मालकिन माधवी देवी अपने हाथों से उन्हें चाय और नाश्ता परोस रही थी। माधवी ने अपनी सारी संपत्ति का आधा हिस्सा रेवती के नाम कर दिया और रघुनाथ को उस घर में एक पिता का दर्जा दिया। रेवती की मेडिकल की पूरी पढ़ाई का जिम्मा भी माधवी ने अपने ऊपर ले लिया। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जिंदगी में कभी भी अपने पैसे, अपनी ताकत या अपनी हैसियत पर घमंड नहीं करना चाहिए। हम नहीं जानते कि जिस इंसान को हम आज नीचा दिखा रहे हैं वह कल हमारा तारणहार रहा हो या भविष्य में हमारी मदद करने वाला हो। अहंकार इंसान की आंखों पर ऐसी पट्टी बांध देता है कि उसे सही और गलत का फर्क दिखना बंद हो जाता है। हमेशा विनम्र रहें और हर इंसान का सम्मान करें, चाहे वह किसी भी हैसियत का क्यों ना हो। आपको यह कहानी कैसी लगी, मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ साझा ज़रूर करें। मैं आपका विवेक वर्मा जल्द ही लौटूंगा वर्मा स्टोरीज पर एक और नई दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।